NIOS एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे बड़ी उम्मीद से अपना करियर ब्राइट करने के लिए एडमिशन लेते हैं। उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अफसोस उनके सपने को पूरा करने में साथ देने वाले कम और सपने बर्बाद करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट सही गाइडेंस के साथ सही प्लेटफॉर्म पर स्टडी करते हैं वो तो सक्सेस कर जाते हैं, बट दुख की बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं और रॉन्ग प्लेटफॉर्म को चुनकर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप भी उन ड्रीमर्स की लिस्ट में आते हैं जो लाइफ में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। आ भी गया है, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने को कौन कहता है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू योर सूरज सर फ्रॉम GCC NIOS क्लासेस। सवाल है कि एक कर्व है, कर्व दे रखा है, वो दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, राइट। और एक लाइन है, जो लाइन हमें दे रखा है 2x माइनस 6y प्लस 1। ये दोनों परपेंडिकुलर है और हमसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका क्या होगा इक्वेशन। अब जब मैं आपको फाइनल फॉर्मूला दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो हमें चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमें ये नहीं मालूम है और हमें ये नहीं मालूम है और हमें ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि x और y तो ऐसे ही रहता है। इन तीन चीजों की खोज के लिए हम निकलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इन तीन चीजों की खोज के लिए निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे इन तीन चीजों की खोज के लिए, क्या तरीका होगा? तो इनको जो है y1 और x1 है यहां पर ना, तो इसको हम a मान लेते हैं, x1 को, y1 को b मान लेते हैं। अब इस a और इस b को ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इस a और b को ढूंढेंगे। रीजन क्या है कि अगर मैं यहां कोई कर्व बनाता हूं और इस कर्व पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, लेट मी सपोज ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, तो एक बात बताइए, ये जो पॉइंट यहां पर है, ये जो पॉइंट यहां पर है A और B, ये बेसिकली इसी कर्व के ऊपर तो है। ये A और B किस पर है? इस कर्व में लिख देता हूं, ये इसी कर्व के तो ऊपर है, इसी कर्व के ऊपर है। मीन्स व्हाट? मीन्स A और B की जो वैल्यू होगी, A और B की जो वैल्यू होगी वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि उसी के ऊपर है तो सेटिस्फाइड करेगा ना, है तो उसी के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर, हमने कहा एक काम करते हैं कि यहां देखो इस सीक्वेंस में यहां सोल्व किया हुआ है। हमने कहा एक काम करते हैं, ये जो कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग a कर देते हैं, जहां जहां y उसको b कर देते हैं। इस बिहाफ पे बना b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। लेकिन हमें dy बाई dx की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो हमने इसको डिफरेंशिएशन के स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास एक लाइन था, उस लाइन का भी हमने स्लोप निकाला। तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं तो मैंने यहां सिखाया है कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मली कोई भी लाइन दिया जाएगा, जैसे यहाँ दिया गया 2x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म आपका ये बन रहा है, ये आपका जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है ax माइनस b बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो a लेते हैं ऊपर लेते हैं और b नीचे लेते हैं और माइनस में लेते हैं। तो हमने इसको देखते हुए जो है इसका स्लोप निकाल दिया। अब क्योंकि दोनों ओरिजिनलिटी में क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर केस में दोनों का स्लोप क्या होगा, मल्टीप्लाई करके -1 होगा। तो अगर दोनों -1 होगा तो दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू -1। इसको हमने -1 किया, -1 करने के बाद a की वैल्यू हमें निकल गई।
ए की वैल्यू जब निकल गई उससे हमने बी की भी वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि ऊपर का इक्वेशन था। तो ए और बी निकल गया, आपको निकल गया ना ए और बी। उसके बाद हमने डी बाई बाई डी एक्स भी निकाल लिया भाई, जो डिफ्रेंसिएशन था, और सीधा हम यहां पर आ गए। कहां पर आ गए? यहां पर आ गए। अब हमें ये भी मिल गया, अब हमें ये भी मिल गया, अब हमें ये भी मिल गया, ये तीनों ही चीजें मिल चुकी है। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। बस इतनी सी छोटी सी चीज है, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या हुआ है? इस लाइन का निकालना है हमें स्लोप। तो अब इस लाइन का स्लोप निकालने का सिंपल फंडा हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, कि देखिए एक्स के आगे कौन सा डाटा लिखा हुआ है। बेसिकली अगर इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे आप, तो जनरल फॉर्म कैसा जाएगा? ये जाएगा ना यहाँ पर ए बी ए एक्स माइनस बी बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मेट हमारा जाएगा। तो अब यहां पर जो है, अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप ए यहां लिखा हुआ है, ए लिख दीजिए, और नीचे बी, और यहां लिखिए माइनस ए अपॉन बी। तो अगर हम माइनस ए अपॉन बी करते हैं, तो इस वाले में ए की जगह पे कितना है? 2 है ना हमारे पास, कितना लिखा हुआ है? ए की जगह 2 लिखा हुआ है, बी की जगह -6 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहां पर इसका स्लोप निकाल लूं, एम इज इक्वल टू कितना हो गया? ये -2 और नीचे -6, तो माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया? 1/3 आ गया। ये आ गया अपना। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालना आपने सीख लिया। पिछले कॉन्सेप्ट में आपने सीखा कि कैसे कोई कर्व और लाइन हो और दोनों परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। अगर वाकई में इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करें, यानी कि m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 का हम यहाँ पर इस्तेमाल करें, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? तो भाई एक का तो हमें मिल गया -1/3, लाइन वाले का 1/3 मिल गया। अब m2 वाले का जो हमने निकाला है यहाँ पे, वो निकला ये 3a² + 6a। क्या निकला? 3a² + 6a। इसको कर दो -1। इसको सॉल्व करेंगे। 3 यहां से एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम ले लिया, बच गया a² + a। बेसिकली 3a बाहर निकलेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, पर कोई नहीं। 3 यानी 2a बचेगा। 2a इज इक्वल टू -1। 3 से 3 कट गया, तो बच गया a² + 2a, और इधर ले आओ तो +1 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमारा बन गया, यानी ये बन गया a + 1 का होल स्क्वायर। आप तोड़ेंगे तो वैसा ही निकलेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कितना आ गया? -1 आ गया। a की वैल्यू -1 आ गया। a की वैल्यू -1 आने से फायदा क्या हो गया? अब यहाँ पर हम ये वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। देखिए निकाल लिया ना हमने, a की वैल्यू -1, एक ही चीजें निकाल लिया यहाँ पे। तो a की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमें b निकल जाएगा। हमें b निकल जाएगा ना। कहाँ से b निकलेगा? तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहां से b निकलेगा। और बैक देखिए है लिखा हुआ ये b इज इक्वल टू a³ + 3a² - b। निकल जाएगा ना ये। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू इसी से निकला था ना, हमने बोला था आपको कि भाई x की जगह a लिख देना, y की जगह b लिख देना, बस। और क्या करना है आपको? तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिंपल जो है क्या करना है? b भी निकाल देना है। तो b इज इक्वल टू कितना? तो b इज इक्वल टू -x³ तो -1 का x³ + 3 -1 का स्क्वायर और -5। तो ये आपका b जो आ गया -1 + 3 -5, यानी कि आ गया -2। आपको मिल गया ना, a और b दोनों मिल गया यहाँ पर। और ये क्या बोल रहा था? ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए जी, अब इक्वेशन भी निकल जाएगा। इक्वेशन भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार a और b निकल गया है ना, तो हम पिछला ये भी निकाल लेते हैं, dy/dx भी निकाल लेते हैं। dy/dx कितना?
3a² प्लस 6a, a की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, dy बाई dx भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एक बार समराइज फिर से करा दूंगा, आप उसके लिए चिंता मत करो, मैं आपको अभी समराइज करवा देता हूँ कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, आपको बता देते हैं। तो अगर dy बाई dx निकालेंगे 3a² प्लस 6a, dy बाई dx इज इक्वल टू 3a² प्लस 6a, a कितना निकला -1, तो -1 का स्क्वायर 6 और -1, ये आ गया 3 - 6 कितना -3 आ गया। अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है, क्वेश्चन बड़ा कर देंगे अभी हम बड़ा करके आपको दिखा देंगे सवाल कौन सा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है उसको समझिए, वो होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, -y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। अब क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या है, ये है सवाल, ये आपका सवाल है, पढ़िए सवाल को, देखिए जरा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस मैथ का, कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा लंबा ना जा पाए। 3 आवर्स का पेपर होता है आपका, टोटल 34 क्वेश्चंस है। मैं सेक्शन बी से सोल्व कराऊंगा और सेक्शन बी से के कॉन्सेप्ट का हम लोग क्लियर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आपके लिए एग्जाम में सवालों को सोल्व करना और आसान हो जाए। क्योंकि देखिए हमारा सामना किससे होने वाला है, तो हमारा सामना अल्टीमेट बच्चों किससे होने वाला है, सवालों से ही होने वाला है। जो आपकी कॉपी होती है वो युद्ध का मैदान होता है, आपका जो पेन होता है ना वो आपका हथियार है, और आपका हाथ है सेनापति, दिमाग से आप ऑर्डर देते हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सामने सवाल है तैयार। ये देखिए आपके सामने जो है सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो होता है 2 मार्क्स के सवाल होते हैं। कितना आसान सवाल आपको दिया गया है यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू दिया गया है, बी का दिया गया है, ये मैट्रिक्स का सवाल है, और आपको यहाँ बताना है कि आपको बताना 3a माइनस बी बताना है। यानी एक चीज तो यहाँ पर पक्का है कि सबसे पहले बात जो है हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए की जो भी डाटा दिया हुआ उसमें 3 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर बी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सवाल में जो दिया होता है ना उसको सबसे पहले लिख देना होता है। तो जो दिया है ऑलरेडी आप लिख देंगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, बाकी आप लिखेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन पे आ रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। एक हैबिट आप रखेंगे, चलिए आपके सामने में लिख देता हूं यहाँ पर जो दिया हुआ है, आप ये जरूर लिखेंगे यहाँ पर, ये 3 2 फटाफट सोल्व करेंगे जल्दी से। और ये हो गया बी। अगर आपको आता है वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करने के बाद करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। एक कॉन्फिडेंस गेन आपका होगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 3a माइनस बी पे आते हैं। ये देखिए 3a है और माइनस बी है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो a का आपको वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एकदम इजी। कहते मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आप मन में अगर फोबिया तैयार कर देंगे, मन में डर तैयार कर देंगे, तो आता हुआ सवाल भी आप नहीं बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ ध्यान दो भाई, वीडियो जब स्टार्ट किया तो यहाँ ध्यान दिया करो, इधर उधर क्यों देखते रहते हो सर, आपको कैसे पता चल जाता है, पता चल जाता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या है कि जब इस 3 को आप देखेंगे तो एक रो होता है, कॉलम होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि भाई ये कॉलम, इस तरह से खड़े खड़े देखेंगे तो ये कॉलम हो गया, और ये आप हॉरिजॉन्टल वाइज देखेंगे तो रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 होता है। ये डिटेल चैप्टर्स में पढ़ना होता है, बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, इससे अगर हम देखें तो हर एक एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो गया 2 इंटू 3, और यहां पर ये माइनस, और ये हो गया -2 5 3, और ये 4 हो गया। तो यहां पर अगर इसको हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये आ गया 6 आ गया यहां पर, ठीक। और ये आ गया यहां पर नीचे 9 आ गया, ये इसका 12 आ गया, ये इसका 6 आ गया, माइनस यहां पर जो डाटा दिया है -2 5 3 4
क्या बात है। आप देखिए यहाँ पर जो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन होने वाला है वो ऑपरेशन यहाँ पर होने वाला है। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम बोलते हैं बट एलिमेंट्री दैट्स डिफरेंट थिंग। बट यहाँ जो ऑपरेशन होने वाला है वो माइनस का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट को जो जहां पर है जिस रो में है उसी रो के फर्स्ट, जैसे कि अब यहाँ पर ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे। तो यह आपको यहां समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ 6 है और ये -2 है, तो यहां हो जाएगा 6 माइनस ऑफ -2 क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। और नीचे देखिए ये है 9, तो 9 में से क्या चला गया, 3 चला गया। सेम यहां पर क्या लिखा हुआ है 12, तो 12 में से 5 चला गया और 6 में से 4 चला गया। सो हमारा आंसर यहाँ पर जो आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पर हमारा आंसर वो हो गया 6 + 2 ये 8 आ गया, ये 6 आ गया और ये 7 आ गया और ये 2 आ गया। एंड दिस इज आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, जिस आंसर की हम तलाश कर रहे थे। 2 मार्क्स का सवाल है, 2 नंबर का ये सवाल है, बिंदास तरीके से आपके सामने आ गया है। एक और में करके दिया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जल्दी से फटाफट जो है आप लोग इसको साथ साथ में लिखते चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 का ही एक और करके जो सवाल होता है। इफ ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है +a इज इक्वल टू, ये एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिक्स A, यानी यहां पर A निकालना है। मतलब वही बचपन में जैसे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे बचपन में, मान लीजिए 3 + A इज इक्वल टू 10, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 3। तो जो बचपन में पढ़े है ना, सिंपल सा जो आपको आता है वही यहां पर अप्लाई करना है, अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बाकी देखिए इतना इजी है, 2 मार्क्स का है। आप लोग बहुत बेवजह डरते रहते हैं, एक बार लाइव बैच ज्वाइन कर लो। 1000 रुपये कोई फी ज्यादा होता नहीं है पूरे सिलेबस का, और उसी में आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। और सवाल आपके सामने की एक बार सीख लिया जाए तो आप बहुत अच्छा, मतलब आउट ऑफ 100 90-95 नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो है ये मैं लिख देता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 -3 0 4 और ये 1, और ये क्या लिखा है +a इज इक्वल टू, ये लिखा है 3 5 6 -1 0 और 3। तो भाई हमें अगर a निकालना है तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पहले से यहां पर है, देखिए 3 5 6, बताइए इसमें कितने रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है यहां पर। और ये -1 0 और ये 3, और माइनस में ये 1 2 -3 0 4 और 1। ऐसे ऐसे मैं 5 सेट सोल्व कराऊंगा, ये तो केवल एक सेट है। 5 क्या 10-20 भी करा दूंगा वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल 5 का टारगेट है। ये लाइव बैच में होगा। पब्लिक जो यूट्यूब पर होता है वो एक लिमिट होता है, एक डेमो के लिए होता है, तो मैं एक ही पब्लिक कर पाऊंगा या अपलोड कर पाऊंगा। बाकी जिन बच्चों को और अच्छी तैयारी करनी है तो वो लाइव बैच में आएंगे तो उनको और मिलेगा। ये जानकारी बता देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इसका लाभ सभी लोग ले पाए। तो यहाँ पर देखिए माइनस में वही वाली सेम फंडा हो गया। देखिए एकदम सेम मिलाना है यहाँ पर, आप चाहे कॉलम के हिसाब से चल लीजिए या तो आप रो के हिसाब से चल लो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो जहां एलिमेंट है उसी के साथ करना। जैसे ये नंबर 1 पे, ये भी नंबर 1 पर है, ये हो जाएगा 3 - 1। फिर देखिए इसी के नीचे देखिए ये -1 और 0, ये 5 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, -4 हो गया, 6 हो गया, -3, ऑलरेडी वो माइनस में है, और 3 - 1। अब यहां पर देखिए आंसर आपके सामने आ गया है। आंसर कहता है कि ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया 3, ये हो गया -4, ये हो गया 9 और ये हो गया 2। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जो हमारा आंसर है ये हमारा आंसर है। तो किस तरीके से आपने देखा कि हमने मैट्रिक्स के 2 सवाल देखे और दोनों ही सवाल कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के सवाल हैं। अगर आप सोच के देखिए 100 यानी कि 100 नंबर का होता है ऑन डिमांड वालों का, है नहीं, 100 में लाना होता था। आपको पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए। और यदि आप टर्म वाइज यानी कि जो सेशन वाइज की बात करते हैं उसमें आते हैं तो आपका जो होता है वो कितना नंबर का हो गया, आपका 80 नंबर का होता है। तो 80 नंबर में कम से कम 28 नंबर, तो आपको 28 नंबर मान लो, 28 नंबर लाना है। 5 नंबर का केवल डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल मान के चलिए कि हमें मोटा मोटी 35 लाना, चाहे ऑन डिमांड हो चाहे कोई भी हो, 35 नंबर हमें लाना है, या
हाँ 35 ही मान लो मिनिमम, आप पास कर जाएंगे। तो सोचिए 35 में से अगर ये 2 नंबर आपका आ गया तो फिर 33 से तो बचा। तो समझिए ऐसे 2-2 नंबर ही जुड़ते जाएगा तभी तो आपका डाटा बनेगा। पहली क्राइटेरिया तो है पास हो जाना। सबसे पहला काम होता है आपको एग्जाम में पास हो जाना। पास हो जाएंगे फिर नंबर आपका इनहेंस होता चला जाएगा। चलिए आगे हम अगले सवाल पे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। सवाल कहता है डज द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये जो ग्राफ आपको दिया गया, ये जो आपको पिक्चर दिया गया, क्या ये फंक्शन है? जस्टिफाई योर आंसर। देखिए जब आप फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन किसको कहेंगे ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। फंक्शन का मतलब होता है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए। अगर एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग। यहां कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेट बी सपोज हमने ये एक्स वैल्यू ले लिया, ये लाइन एक्स की है, ये इनपुट होता है, आपको मालूम होना चाहिए है ना, ये इनपुट होता है और ये जो बताता है ये क्या बताता है? आउटपुट बताता है। ये आउटपुट हो गया ये, ठीक। तो इनपुट का एक वैल्यू लेते हैं यहां पर और यहां पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए ऐसा करके तो यहां देखिए दो, एक तो ये वाला वैल्यू मिलता है और एक ये वाला, यानी कि एक आउटपुट ये मिल रहा है, एक आउटपुट ये मिल रहा है। लेकिन देखिए सिंगल इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहे हैं हमें। सो इसको हम लोग फंक्शन नहीं कह सकते हैं। बाकी मैंने यहां लिख दिया है फंक्शन नीडेड। जो फंक्शन होता है, देखिए फंक्शन की जरूरत क्या होती है? टू बी वेल डिफाइंड एज पार्ट ऑफ देयर डेफिनेशन। अगर हम लेते हैं सो फॉर ए गिवन इनपुट देयर कैन ओनली वन इनपुट, ये होना चाहिए। ये मेन लाइन आपको ध्यान रखना है कि एक इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट होना चाहिए। ये फंक्शन का मेन पूछता है। देखिए इस तरह के सवाल जो हैं आपको ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है या बाकी कॉन्सेप्ट में भी इस्तेमाल करने के लिए दे सकता है। तो यहां मैंने लिखा है इन द गिवन डायग्राम इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वी हैव द टू वैल्यूज, हमें दो वैल्यूज मिलता है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। आइए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या बात है, मजेदार सवाल है ये। और ये सवाल जो है वो डिफरेंशिएशन का है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी है, क्योंकि कैलकुलस को मैंने इतना इजी बना दिया है ना, इतना इजी बना दिया है कि लेक्चर वीडियोस देखते देखते ये सारा क्लियर हो जाता है और फॉर्मूला तो अलग प्रैक्टिस करवा। देखिए यहां पर जो सवाल दिया है वो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। देखिए अगर केवल डी बाई बाई डी एक्स पूछता तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। सबसे पहले तो देखिए यहां मैं सॉल्व करता हूं। हमें ना दिया गया है बाई इज इक्वल टू ई एक्स और कॉस एक्स दिया गया है यहां पर, और यहां पर निकालना है डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर बेसिक नॉलेज की यहां पर मैं बात करूं तो अगर आप e की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी करते हैं तो e की पावर x ही होता है। लेकिन चेन रूल का भी कई बार ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा इनपुट में चेन रूल नहीं है, वो चेन रूल का जो अब आएगा सवाल तो मैं बताऊंगा, या जिन्होंने पढ़ा उनको मालूम होगा। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे e की पावर x का तो e की पावर x होता है। सेकंड चीज, अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालू cos x का तो ये होता है माइनस साइन x, और वही अगर मैं डिफरेंशिएशन साइन x का लेता हूं तो उसका जो होता है वो होता है cos x। ये देखिए बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए डबल डिफरेंशिएशन है तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड डेरिवेटिव है। डबल डिफरेंशिएशन क्या मतलब, एक डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर अगेन उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर साथ में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा कि डी बाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ पर लेट बी सपोज कि कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं a इंटू बी का ले लेता हूँ, है ना, या एफ एक्स और जी एक्स ले लेता हूँ। लेट बी सपोज ये एफ एक्स हो गया है और इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शन है यहाँ पर, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब इस तरह का डिफरेंशिएशन होता है तो इसका जो बेसिक फंडा ये कहता है कि सबसे पहले किसी एक को कांस्टेंट ले लीजिए और दूसरे वाले को आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपकी इच्छा है, आप जिसको चाहेंगे उसका हो जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है। तो मान के चलते हैं यहाँ पर हम लोग कि यहाँ पर एफ एक्स को मैं सिंपली ले लेता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा जी डैश एक्स। जी डैश का मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे वाले का, प्लस दूसरा वाला आप कांस्टेंट के रूप में आएगा और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, यानी कि ये पहला वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। बच्चों अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइव बैच ज्वाइन करो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ईजी आपके सामने देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। तो इन्हीं डाटा का इस्तेमाल करके जो है मैं यहाँ पर आपके सारे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पहले निकालू डी बाई बाई डी एक्स निकालू, कितना आसान है ये। बहुत सारे बच्चे जो मेरे लाइव बैच के होंगे सॉल्व कर दिया होगा।
तो यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो एक काम करता हूं, e की पावर x को मैं एज ए कॉन्स्टेंट ले लेता हूं पहले और cos x का डिफरेंशिएशन करता हूं। तो cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा यहाँ पर, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस अगले टर्म में मैं cos x को जो है एज ए कांस्टेंट लूंगा और यहां पर जो है d बाई डी एक्स ई की पावर x का कर दूंगा। यहां पर जो आउटपुट यहां रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है e की पावर x, cos x का यहां पर हो गया माइनस साइन x हो गया। क्या बात है, मजा आ रहा है एकदम से। और यहां पर देखिए प्लस ये cos x हो गया और ये सिंपली e की पावर x हो गया। अभी तो हमने केवल फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकाला है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इतने स्मूथ चलता है, जब आपको आता है तो आपका पेन बड़ा स्मूथ चलता है, बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में। बहुत बेसिक सब रटवा दिया मैंने, एक एक फार्मूला को 5-5 बार लिखवाया। मैं खुद अपने लाइव बैच में फार्मूला को याद करवाता हूँ। देखिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पर, तो जो डाटा ये दिया गया है इनको आपको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इनको डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया d बाई डी एक्स, अब इसके ब्रैकेट में e की पावर x है ना, तो माइनस यहाँ यही ले लो, माइनस e की पावर x साइन x और प्लस cos x e की पावर x है ना यहाँ पर। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि e की पावर x को हम लोग ये ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तब भी हमारा सोल्व हो जाएगा। तो पहले कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि दोनों में ही जो है e की पावर x आ रहा है। तो अगर e की पावर x को मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में देखिए पहले मैं cos x लिख रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि प्लस में है, और माइनस साइन x हो गया। ठीक, तो यहां पर जो है एक इजी हमारे लिए हो गया कि अब लंबा नहीं जाएगा, अब केवल दो ही a इंटू बी एफ एक्स और जी एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया। तो यहां पर निकाल देंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। मैडम बड़ा मजा आता है, मतलब जब कैलकुलस के सवाल आते हैं। कैलकुलस जो है ऑन डिमांड वालों का 34 नंबर है, और जो सीजनल होते हैं अप्रैल और अक्टूबर वाले हैं उनका आई थिंक 45 मार्क्स है, 45 नंबर के आसपास का है। तो दोनों ही तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कैलकुलस, आपको आना चाहिए। अभी तो कैलकुलस बहुत बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर e की पावर x को एज ए कांस्टेंट में लेता हूं, तो यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स, किसका, cos x माइनस साइन x का हम लोग करेंगे यहाँ पर, राइट। और उसके बाद जो है प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, अब cos x माइनस साइन x को यहाँ पर क्या कर देंगे, एज ए कांस्टेंट ले लेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग d बाई डी एक्स ई की पावर x कर देंगे यहाँ पर। तो e की पावर x यहाँ पर आ गया। साथ में देखिए यहाँ पर एक एक टर्म में आएंगे, फिर यहाँ पर तो एक एक टर्म में आएंगे तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर होता है माइनस साइन x। देखिए ये आ गया माइनस साइन x, और ये माइनस है, और साइन x का होता है क्या, cos x, तो ये हो गया cos x, राइट। ये इसका निकल गया। प्लस अब देखिए इसका तो एज हमने क्या ले रहे हैं, cos x माइनस साइन x ही ले रहे हैं। हाँ जी, cos x माइनस साइन x ही ले रहे हैं। अब इसका क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सवाल सोल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना है, थोड़ा सा इस पे काम करना है, बाकी एकदम रिजल्ट हमारे सामने है। बहुत बढ़िया जा रहा है ये, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो e की पावर x में अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, देखिए e की पावर x से यहां से कॉमन आएगा। सबसे पहले एक मेरी बात ध्यान समझिए, e की पावर x को कॉमन ले लो, तो e की पावर x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस साइन x माइनस कॉस x प्लस कॉस x माइनस साइन x। हाँ यही बचेगा, यही बचेगा। यहां पर cos x से cos x भाई साहब खत्म हो गया एकदम। युद्ध के मैदान में जो है इसी के बराबरी का कोई आ गया और इसको उड़ा के खत्म कर दिया। अब यहां पर देखिए माइनस साइन x और माइनस साइन x जो है वो हो जाएगा माइनस 2 साइन x, यहां पर हो जाएगा। तो आपका जो है आंसर आ जाएगा माइनस 2 e की पावर x और साइन x, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से देखिए 2 मार्क्स का सवाल होता है, लेकिन इसके पीछे जो है अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपके पास साथ है, कहते ना अगर तुम साथ हो, तो अगर तुम साथ हो तो ये सब गुजारा है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। फार्मूला अगर आपको याद है और आपको ये मालूम है कि फार्मूला लगाना कहां पर है, आप तो ऐसा ही पास हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो खाली फार्मूला से निकल जाता है। ठीक है, तो यहां से जो है हम नेक्स्ट सवाल की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी जो है 19 मिनट 19.5 मिनट का हो चुका है ये, जबकि हमने केवल 3 सवाल ही किया है। चलिए कोशिश करते हैं हम जल्दी जल्दी करने का। ओ भाई साहब अगला नंबर देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आ गया है। एकदम मजेदार इंटीग्रेशन जो है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके सामने आ गया है। आहा, मतलब कैलकुलस से इतना लगाव और प्यार मुझे हो गया है
कि जब भी ये मेरे सामने आता है बड़ा मजा आता है, और ये फील आपको भी होना चाहिए। अगर आप कैलकुलस से प्यार और मोहब्बत करेंगे तो समझिए मैथ का आधा पोर्शन तो खाली कैलकुलस के पास है, तो बहुत फायदेमंद में रहेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर जो इंडेफिनिट नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और इसमें देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं उसको हमें ना दिमाग से सॉल्व करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ है 0 से π/2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, साथ में दो फंक्शन को अटैच कर दिया है, cos x है इंटू e की पावर sin x है। अब मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर e की पावर x होता है वैसे तो, लेकिन कई बार e की पावर में x या sin x वगैरह घुसा देता है, तो वो अगर डिफरेंशिएशन होता है तो वो चेन रूल में चला जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन वाले टर्म में क्या होता है, हमें यहाँ पर एक रिलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर sin x को, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर मैं sin x को यहाँ पर t मान लूं, देखिए यहाँ पर आप बोले सर अचानक रट के आए थे क्या जो अचानक से sin x को t मान लिया? नहीं, मैं आपको भी सिखाता हूं कैसे मैंने माना है। देखिए मैंने ये सोचा कि यहाँ पर ये cos x और dx है, तो अगर इन टर्म को हमें इजी करना और छोटा करना है तो इसमें से किसको t माना जाए? देखिए अगर cos x को t मानेंगे तो जिसको भी t मानते हैं उसका अगला स्टेप होता है डिफरेंशिएट करना। तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेट बी सपोज आपके सामने अगर मैं cos x को t मानता, लेट बी सपोज, तो ये माइनस sin x हो जाता है यहाँ पर, है ना, और ये dt/dx हो जाता है यहाँ पर। तो जो dt की वैल्यू यहाँ पर आती है वो आता माइनस sin x dx आता है, जबकि यहाँ पर कहीं से कहीं नहीं दिख रहा है कि माइनस sin x dx है, ये sin x इसके पावर में है, ऐसे फ्री नहीं है, तो इसीलिए ये वाला तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम sin x को t मान लेते हैं तो ये जो है cos x इज इक्वल टू dt/dx हो गया यहाँ पर, चूंकि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ जो dt की वैल्यू आ गई वो आ गया cos x dx आ गया, और यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि ये रहा अपना cos x और ये रहा अपना dx, इन दोनों की जगह पर सिंपली dt लिखा जा सकता है। दूसरी बात ये कि e की पावर जो sin x है, इस x की जगह पर जो है t लिखा जा सकता है। तो अगर इसको हम लोग पूरा सेट करते हैं, लेकिन हम सारा काम यहां पर कर देंगे, लेकिन ये जो हमने माना है ये वाला, आप ऐसे एग्जाम में मत करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये जो हमने माना इसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपना ये लिमिट भी तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जो अभी 0 और π/2 दिया वो x क्या दिया है, क्या दिया है, x का दिया है। देखिए एक x की वैल्यू व्हेन, जब x की वैल्यू 0 लेते हैं यहां पर, तो देखिए यहां x 0 लेंगे, देन t कितना मिल जाएगा, तो t भी 0 मिल जाएगा, क्योंकि sin 0 0 होता है। और जब हम लोग x की वैल्यू π/2 लेते हैं तब यहाँ t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो t की वैल्यू आ जाएगी sin π/2, यहाँ मैं sin 0 कर ही देता हूं ताकि आपका जो है कंफ्यूजन ना रहे। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ पर, यानी 0 से 1 आ गया। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन हो गया वो 0 से 1 हो गया, क्योंकि अभी ये 0 से π/2 x के टर्म में था, हमने dt में कर दिया। तो यहां पर इसको अरेंज करेंगे, देखिए e की पावर t हो गया ये, और cos x dx के बदले हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि e की पावर x हो t हो कुछ भी हो, उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम होता है। तो ये हो गया e की पावर t ही होगा यहाँ पर, और साथ में इसका जो लिमिट चढ़ेगा 0 से लेके 1 तक जाएगा यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू जो केवल क्या कर देना है, पुट कर देना है, और वैल्यू से जब हम लोग पुट करेंगे तो देखिए एक बार e की t की जगह 1 रखेंगे और e की जगह 0 रखेंगे, तो देखिए दुनिया में किसी का भी पावर 0 लगाते हैं तो 1 हो जाता है। तो e-1 एंड दिस इज योर आंसर। ध्यान से दिख रहा है आपको, e-1 ये आपका आंसर यहाँ पर है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी सेक्शन बी के 2 सवाल इंतजार कर रहा है अभी, सेक्शन 15 और सेक्शन क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 15 में बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेक्टर के ऊपर सवाल है, फिजिक्स की आपको याद दिला देगा। तो आइए जो है हम अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था, वेक्टर फॉर्म में है ये। देखिए जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, वेक्टर हो गया या मैट्रिक्स हो गया, ये या आप 3D का सवाल होता है, ये बड़े इजी सवाल होते हैं और बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको आप इजीली कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है ए कैलकुलस तो सब बदनाम कर रखा है फालतू में, वो बेचारा इजी, पूरा मैथ ही इजी है। तो ए दे रखा है 3i कैप 2j कैप -4k कैप, और यहाँ बी दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखिए मैथ जो होता है ना, स्पेशली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी टीचर पर डिपेंड करता है। टीचर अगर हमारा टूटा सा पढ़ा रहा है, अजीब सा पढ़ा रहा है,
बहुत अच्छा नॉलेज है। हमारे दो टीचर थे जब मैं पढ़ता, एक प्रोफेसर राजेश राम थे और एक और नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, विनोद सर या कुछ ऐसे उनका नाम था। तो वहां पर क्या था, वो एक टीचर बड़े एनर्जी से पढ़ाते थे, तो उनकी पूरा मैथ मुझे समझ में आता था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता था। लेकिन दूसरे टीचर जो राजेश राम थे, वो एकदम कॉन्सेप्ट पे बात करते थे, कभी उनके चेहरे पर स्माइल भी नहीं आती थी और हमें नींद बहुत आती थी क्लास में। तो ये चीजें होती है नहीं, ये चीजें होती है। टीचर पे सब्जेक्ट डिपेंड करता है। अगर टीचर की वजह से अगर आपका इंटरेस्ट टीचर के अंदर है, तो वो टीचर जो भी कुछ पढ़ाएगा आपके अंदर वो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कठिन से कठिन चीज को भी इजी बना कर दूं। देखिए यहां पर ये तो केवल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे तो सोचिए कितना मजा आएगा आपको। वेक्टर ए और वेक्टर बी साफ साफ दिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं यहां पर, अगेन में लिखता हूं। वेक्टर ए दे रखा है, देखिए जी 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी जो दे रखा है, क्या बात है, i कैप प्लस प्लस k कैप। ओहो बहुत बढ़िया, ए और बी मतलब लिखा हुआ है, हमने लिख दिया यहाँ पे। साथ में देखिए सबसे पहले करना फाइंड द वेक्टर इन द फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब आप किसी वेक्टर की बात करते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ बेसिक बताता हूँ। जैसे सपोज करते हैं ये वेक्टर एफ है, तो इसके पास दोनों ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो इसका जो इस तरह से दिखाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मॉड में दिखाते हैं, और डायरेक्शन के लिए हम लोग कैप लगा देते हैं। तो यही आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर तो नॉर्मल सा वेक्टर हो गया और नीचे में इसका मॉड हो गया। यहाँ पर किसी वेक्टर को निकालने का सिंपल फंडा होता है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं वेक्टर सी। लेट मी सपोज कि यहाँ पर जो है, लेट मान लेते हैं कि वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब कहां वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को अलग अलग लेके चलते रहेंगे, उसको मान लेते हैं जी कि वेक्टर सी है, ये मान लेते हैं ना कि वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पहले निकाल तो लो। तो इसको देखिए ये लिख देते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसमें से माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एक स्टेप में खा गया। हाँ एक स्टेप और होता, ब्रैकेट लेकर माइनस मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो देखिए यहां पर जो वेक्टर सी यहां पर आ गया, वो कितना आ गया, तो 3i कैप में से i कैप जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, 2i कैप, और 2j कैप में से j कैप जाएगा तो कितना, माइनस 2j कैप है ना, ओ माइनस 2j है और माइनस j है तो माइनस 3j हो गया, माइनस 3j हो गया, और माइनस 4k और k है तो माइनस 5k कैप आ गया। देखिए ये हमने बेसिक निकाल दिया। अब एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा, अगर आप वेक्टर सी लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर सी लिखेंगे और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे सी कैप का। यही हमें निकालना है। आप चाहे तो इसकी जगह पर एक यूनिट वेक्टर एन कैप लगा सकते हैं। कैप जो होता है यूनिट वेक्टर का होता है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिक फंडा यहाँ पर यह है कि ये एक वेक्टर है जिसके पास दोनों ही चीजें हैं, इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, और इसके साथ मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड तो ये आपका बता दिया और डायरेक्शन ये बता दिया, आपका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता दिया। यहाँ पर हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है, लेकिन पहले मैग्नीट्यूड तो पता कर लें। तो अगर यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, यानी मॉड ऑफ सी निकालेंगे यहाँ पर, तो ये सिंपल होता है अंडर रूट करके, अंडर रूट कर दीजिए, जो डाटा दिया आई जे के को छोड़ दीजिए, ये हो गया 2 का स्क्वायर है ना, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, बताओ जल्दी से, 2 2 जा 4, हिंदी में पढ़े 3 3 9 और 5 25, कितना आ गया ये, छोड़ देंगे टोटल। तो सिंपली आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। आप देखिए ये आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 13 हो गया और ये 25 हो गया, इसको फिर अगेन जोड़ देंगे। तो सिंपली लिख दो ना यार, फिर क्या दिक्कत है। यहां से अगर एन कैप निकालेंगे तो ऊपर नॉर्मल वेक्टर हो गया और नीचे मॉड ऑफ सी हो गया, बन गया, तो हमारा क्या दिक्कत है। ठीक है, सवाल होते हैं जो होता है। एक और लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, सेक्शन बी का ही है, और उसके बाद सर्टेन रीजन की तरह भी कई बार सवाल होता है, उसके बाद ही कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो आप नए पुराने जो भी हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे एक फैमिली का हिस्सा हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था। अब हम इसमें सेक्शन बी में ही सेक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के मैथमेटिक्स को हम देखेंगे। तो देखिए जो आपका मैथ का एग्ज़ाम है उसमें VBI क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कई बार उनके लिए होता है जो थोड़ा बहुत भी जिनका कुछ पढ़ा हुआ है, और या जिनका ये है कि भाई जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो
अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे, और वहाँ से आप वेरी अफोर्डेबल फ़ी में जो है यहाँ का कोर्स ले सकते हैं या लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है जो पेपर इसमें होता है 100 मार्क्स का होता है, और ऑलरेडी जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप यदि चाहते हैं कि ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का। हमारा एक चैनल है जो टेलीग्राम पर इसी नाम से है, तो GCC एनहांस क्लासेस सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तब भी आपको मिल जाएगा, और डायरेक्ट लिंक के जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो वहीं पर ये PDF मैं अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जहाँ तक मैंने 15 तक बताया था उसके आगे हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ से हम लोग अपनी बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, कहता गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। एक स्टेटमेंट P और Q है, ठीक है। तो P में जो है कहता है 115 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ये जो आपको बोल रहा है कि 115 क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। और 115 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि 7 से भी डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है। यानी 115 5 का भी मल्टीपल है और 115 जो है 7 का भी मल्टीपल है। तो ये आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, ये आपसे कह रहा है राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टिंग दिस 2 स्टेटमेंट्स विद एंड चेक इट्स वैलिडिटी। तो देखिए इस तरह के जब सवाल आपके सामने आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक नज़र देख लीजिए। जो स्टेटमेंट दिया उसको एज इट इज आप पहले तो नोट कर लेंगे, मतलब लिख देंगे अपनी नोटबुक में, कॉपी में, आंसर शीट में। उसके बाद देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसको कंपाउंड स्टेटमेंट आपको मिला के देना है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा एंड इज गिवन बाई कि 115 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 and 7। कितना सिंपल है, बच्चा टाइप क्वेश्चन से। और देयर इज ए फॉल्स स्टेटमेंट सिंस 115 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। तो आप यहाँ पर 7 से डिवाइड करके देख लीजिए कटेगा क्या। 115 1 टाइम आप करेंगे, ठीक है, तो 7 4 11 हो गया 4। अरे ये तो नहीं कटेगा 7 से, हाँ ये तो ये हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि वैलिडिटी भी चेक करनी थी। अच्छा, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 7 से जो है ये नहीं कटेगा और यहाँ 5 से ज़रूर ये कटेगा। सो डैट मीन व्हाट, यहाँ पर देखिए ये हम लोग स्टेटमेंट अगर कंपाउंड मतलब मिला कर देंगे तो ये लिख देंगे कि 115 जो मल्टीपल और 5 and 7, मतलब एक इसी के अकॉर्डिंग, गलत ही सही। बट आप इसकी वैलिडिटी की बात करेंगे तो लिखेंगे इस फॉल्स स्टेटमेंट है कि 115 मल्टीपल नहीं है 7 का। चलिए ये तो ऐसा सवाल है जिसका वो था। सेक्शन C पे हम लोग जरा आते हैं। सेक्शन C की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सेक्शन C में जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे, कहता है एक A दे रखा है जिसमें आपका 1 है, -4 और 3 है। उसी तरीके से एक B दे रखा है जिसमें -1 है, 2 है और 1 है। इस तरह से स्टेट आपको दे रखा है यहाँ पर। तो इसकी ना देन वेरीफाइड डैट AB' ऊपर में है और B', A'। अब इस तरह के जब आप इसको आता है, ठीक है, तो कैसे आप इसको करेंगे इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का जो चैप्टर होता है वो काफ़ी आसान चैप्टर होता है और काफ़ी आसान तरीके से आप इसको दे सकते हैं। तो आप इसको पहले समझना कि कैसे इसको हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ A इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, क्वेश्चंस का ही पार्ट है तो हमने लिख दिया। और B इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि AB' इज इक्वल टू B', A' करना है। तो सबसे पहली बात तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले AB को फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर AB का पूरा डैश था। यहाँ पर AB फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका AB' हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर आप AB निकालते हैं तो ध्यान से देखिए, A जो है आपका ये है, ठीक है, ये A है, सारा चीज़ हटा दो। अब देखते हैं, ये आपका A है और ये आपका है B यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आते हैं, है ना, कॉलम पे और रो पे आते हैं, तो A के पास केवल सिंगल कॉलम है जिसमें कि आप C1 C2 C3 कर सकते हैं, 1 -4 3। जबकि यदि आप B वाले पे आते हैं तो B वाले के पास सिंगल रो है, केवल एक सिंगल रो में है, जिसको R1 R2 R3 अगर आप करते हैं, है ना, तो आप यहाँ पर R1 में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर R1 में सब आ जाएगा। तो अब इसको किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे ये थोड़ा आप समझिए। यहाँ पे जब आप इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 × 1, मतलब ऐसे देखिए, एक बात तो खैर पक्की हो जाएगी कि इसमें एक कॉलम था यहाँ पर, ये एक कॉलम इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तो इस तरीके से यहाँ कितने कॉलम बन जाएंगे, कितने कॉलम बनेंगे बताइए, 3 कॉलम बनेंगे।
उसी तरीके से यदि आप इसके साथ भी देखते हैं एक एक करके भी, तो यहाँ पर 1 रो, 2 रो, 3 रो, क्योंकि चक्कर यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसको देखें ध्यान से तो इसके पास ना कॉलम तो एक है ना, कॉलम तो एक है, लेकिन रो के मामले में रो कितना इसके पास है, 3 है। इसके पास जो है, इसके पास रो तो एक है, सिंगल रो है, पर कॉलम के मामले में कॉलम इसका 3 है यहाँ पे। तो इसीलिए इस तरह का इसमें सेटअप किया गया है और यहाँ पर इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे ये वाला 1 हो गया और ये वाला -1, फिर ये 1 इसके साथ भी, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ। उसी तरीके से ये वाला 4 है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर ये 3 वाला भी इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो आप यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, तो अब हमें चाहिए ए बी डैश। अब ए बी डैश में क्या करते हैं कि जो रो और कॉलम होता है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि अब ये वाला जो है ये रो में है, तो इसको हमने खड़ा डाल दिया, कॉलम में डाल दिया। उसी तरीके से ये वाला सेकेंड रो है, तो इसको हमने ना फिर से एक कॉलम में बना दिया। फिर थर्ड वाले रो को फिर से हमने कॉलम में बना दिया, तो हमें ए बी डैश मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमें वेरीफाई करना था वो ये करना था, ए बी पूरे का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी बी डैश अलग निकालना पड़ेगा, फिर ए डैश हमें अलग निकालना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो है फिर आप बी डैश है और ए डैश है, तो वही बस चेंज कर देना है, आपको कुछ करना नहीं है, चेंज खाली कर देना है यहाँ पर। जैसे बी डैश क्या था, रो में था, तो कॉलम में कर दीजिए, ए डैश कॉलम में था तो रो में कर दीजिए, और फिर बी डैश ए निकाल के और बाकी चेक कर लीजिए सही है या गलत है, LHS RHS आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो डैट। अब इस तरह से एक प्रॉपर्टी यूज करके आपको बताना है कि ये वाला जो आपको दिख रहा है जिसमें ये इधर एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है, रो में भी 1 रो, 2 रो, 3 रो यहाँ पर है, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक, तो LHS का मामला यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। जब LHS हम लोग यहाँ लिख देंगे तो आप उसको क्या करना, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सोल्व करने के लिए आप कैसे सोल्व करेंगे, ये आप अगर आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा होगा तो आप बता कर सकते हैं। बाकी अब इतना डिटेल तो फिर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जिन लोगों ने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है वो आराम से इजीली इसको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कीजिए, इसके सॉल्यूशन पे मत जाइए, अपने हिसाब से कीजिए, आपको ऑटोमेटिक जब पहुंचेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर इधर आते हैं और करके दिया है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट्स 3 - 2 K2 8 8 बिकम्स कोलिनियर। तो देखिए कोलिनियर के लिए बहुत जरूरी होता है कि इसका सिस्टम होता है जिसमें ट्रायंगल का एरिया 0 होना मांगता है। तो ट्रायंगल का एरिया 0, तो इसको हमने ABC सीक्वेंस में हमने इसे लिख दिया और इसके सारे जो है हमने कोऑर्डिनेट्स भी हमने इसको लिख दिए। जब हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को सेट कर दिया, लिख दिया, अब जो हमारे सामने चीज़ें हैं ना लिखने का, उसको आपको समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ तो सबसे पहले 1/2 आगे लिख देते हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे लेंगे, 3 फिर K फिर 8 एक कॉलम में आ गया, फिर -2 2 है ना, 8 ये में आ गया, और यहाँ आप 1 1 1 1 कर देते हैं यहाँ पर और इज इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसी को हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो है इसमें K की वैल्यू हमें चाहिए होता है। तो आप इसमें चाहें तो आप ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। जैसे कि अब R2 को R1 कर दीजिए, R3 कैसे है तो R3 में से R1 कर दीजिए, तो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से सब सेटिंग आपका हो जाता है, तो आप इसको आराम से, जिन लोगों ने भी सोल्व किया, फर्दर सोल्व करके आप K की वैल्यू निकाल सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में एक ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तो इसमें लिख रखा है साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 53/65। तो अब यहाँ पर जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमें प्रूव करना है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इधर LHS को सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद इतना के बराबर आपको लाना है। तो अब आपको एक बात समझना है कि जनरली जो है यदि हम इसके इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का हम निकालते हैं, तो ये होता है साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट में x √1 - y प्लस y √1 - x², कुछ इस तरह का ये सिस्टम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद जो है यूजिंग द एबव रिलेशन वी गेट, अब LHS है तो LHS को आप इसी पर तोड़ दो। तो इसी चीज़ें पर आपने फंडा पर काम कर दिया यहाँ पर। हालांकि मिस्टेक है, यहाँ पर y² होना चाहिए था, ये y² यहाँ मिस्टेक है यहाँ पर। तो आपने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ऑटोमेटिक जो है आपका आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। तो मेन आपको इसमें क्या याद रखना था, तो आपको यही याद रखना था।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना आप लोग। ये वाला याद हो जाएगा, मामला फिट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एक फंक्शन है R2R है, डिफाइंड है f(x 7x - 3) सो दैट द इनवर्स ऑफ द फंक्शंस f एग्जिस्ट, हेंस f इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मतलब रिलेशन फंक्शंस तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, तो उसमें से अगर आपको ध्यान होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे फंक्शंस यहाँ दिया है, f फंक्शंस R में है तो इसमें 7x - 3 है, तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट f क्या इन्वर्टिबल है, वी विल प्रूव दैट f इज वन एंड ऑन्टो फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर कि सो दैट इनवर्स ऑफ द फंक्शन f एग्जिस्ट, तो f एग्जिस्ट करेगा और साथ में f इनवर्स चाहिए, तो इसके लिए वन और ऑन्टो फंक्शन जरूरी होता है यहाँ पे। तो इसीलिए x1 x2 मतलब जनरली जो है, देखिए यहाँ पर हमको दिखाना होता है कि रियल नंबर हैं ये, तो सच दैट अगर आप देखिए इसमें जो है एक वैल्यू x1 पुट कीजिए और एक बार इसको x2 पुट करके देखिए यहाँ पर, तो x1 x2 दोनों ही जब हम लोग पुट करते हैं तो हम दोनों ही केसेस में यहाँ पुट करने के बाद तो चलता है ये 3 से 3 कट गया, फिर 7 से 7 कट जाएगा, तो x1 = x2 आ गया। इसका मतलब ये 1 फंक्शंस तो है ये, ठीक है। अब इसका बाई का अगर हम लोग देखते हैं कि बिलोंग टू R यानी को डोमेन हो गया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू R डोमेन में कि x + 3/7 एक यूनिट इसका प्रीमेज है इसका, तो f ऑन्टो फंक्शन भी है। तो अगर आपको 1 to 1 और ऑन्टो फंक्शन नहीं समझ में आता है तो पहले आपको ये क्लियर करना चाहिए, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। एंड देन आफ्टर जो है f इन्वर्टिबल है, तो इसी वजह से f(x) = लिख दीजिए, फिर बाई लिख के यहाँ पर बाई की वैल्यूज आप लिख सकते हैं। तो जैसे सिंपली है बाई = जो लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बाई की वैल्यू आएगी यहाँ पर यही इसका f इनवर्स x में चला जाएगा, दिस वन यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बाई = 7x - 3 है। अब आपने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब ये जो x था ना इसकी जगह आपने बाई कर दिया, जहाँ बाई था उसकी जगह x कर दिया, तो यहाँ पर f इनवर्स x आपको मिल गया। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की होते आपको एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस डिफरेंट। ये मैंने बहुत बता रखा हूँ मैं, आप चाहो तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने का एक तरीका होता है जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका बड़ा मीनिंग होता है, मतलब इस वाले का x ≠ = 0 और x 0, मतलब यहाँ पर जो है ये 0 हो गया यहाँ पर। तो अगर आप बोलते हैं x ≠ = 0, देखिए ये वाला लाइन पर अगर फंक्शंस मिलेगा 1, अब इसके लेफ्ट चले जाइए, राइट चले जाइए, ये वाला चलेगा, तो इसी को इधर LHR हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर राइट हैंड लिमिट हो जाएगा यहाँ। तो बस ये तीनों इक्वल होना चाहिए, तो एक एक करके इसमें कर लेगा। एक बार यहाँ पर जो है इस तरीके से निकालेगा ना, यहाँ पर ये 0 हो गया, इधर आएगा तो 0 पॉजिटिव, इधर आएगा तो 0 निगेटिव, तो एक एक करके पुट करेगा और पुट करके यहाँ पर सोल्व करेगा। इसका वीडियो अवेलेबल है, आप मैथ का वीडियो जो मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी का मैंने डाल रखा है, वहाँ देखेंगे तो मैंने पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर ये नहीं आता है आपको तो, अगर ये इक्वल होता है तो ठीक, नहीं तो फिर इसको बोलेंगे भाई कॉन्टिन्यूअस ये नहीं है। उसी तरीके से बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जिसमें हम देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 और अभी इसमें जो है, ठीक है, तो इस तरह के सवाल यहाँ पर अभी हैं। इसमें टोटल सवाल इसमें हैं 29 और आई थिंक 30 कितना जाएगा ये, टोटल इसमें जाएगा आपका 33 तक जाएगा, है ना। तो 33 तक जाएगा, और मैंने आपको अभी जो बताया है अभी तक वो पहले तो इसका डाउनलोड कर लेना PDF, और चैनल जो है टेलीग्राम पे वहाँ से डाउनलोड कर लेना, चैनल अपलोड मतलब वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए VVI सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी अपलोड था। पार्ट 3 मैंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे लगा कि भाई देखिए मैथ में क्या होता है ना, कि जिन लोगों ने पढ़ाई कर लिया है तो फिर वो एग्जाम के एक दिन पहले मूवी भी देखेंगे ना, तब भी वो मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। इसके पीछे कारण ये होता है कि मैथ को रटने वाली चीज़ नहीं होती। तो मुझे लगा ठीक है, ये जो सेट है मैंने इसको अपलोड भी कर दिया था टेलीग्राम के चैनल पे, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, आप जाएंगे वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम के हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ अपडेट आपको मिलता रहता है। लेकिन फिर भी एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि सर कम से कम कुछ और आगे का कुछ क्वेश्चंस करवाइए, लेकिन मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ हेल्प हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने करवा दिया था। नाउ वी विल फर्दर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम क्वेश्चन नंबर 22 करने वाले। अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखें तो आपको क्या इसमें दे रखा है, आपको इसमें दे रखा है कि
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को इसमें दे रखा है x इज इक्वल टू ए, है ना, थीटा माइनस साइन थीटा आपको दे रखा है। और यदि आप y इज इक्वल टू बात करते हैं तो y इज इक्वल टू दे रखा है a1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि dy बाई dx निकालना है और लास्ट में थीटा की वैल्यू आपको पाई बाई 2 कर देना है। इस तरह के सवाल जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बस उसको थोड़ा सा जो है पेशेंस के साथ बनाने की जरूरत होती है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको x और y दोनों दे रखा है। पहले तो आप क्या करेंगे, देखिए आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए, x को भी आप डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और y को भी आप डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि बाद में जो d थीटा और d थीटा होता है वो जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे हमारा जो रिक्वायर्ड हमारा डिजायर्ड dy बाई dx होता है केवल वही बचता है। तो एनीवे सॉल्यूशन भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर किया गया है, जो आप ध्यान से देखिए। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ ऐसा ही जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ था x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि जैसे देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, तो थीटा के लिए भाई 1 हो जाएगा। इसके अलावा साइन थीटा का कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा, यानी हमें ये मिल गया। अगर आप देखिए dx बाई डी थीटा हमें यहाँ पर ये मिल गया। इसके अलावा y इज इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है y इज इक्वल टू a माइनस कॉस थीटा दे रखा है, राइट। तो अब यहाँ पर एक चीज हमें ये क्लियर हो जाएगी कि अगर y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है तो हम y को भी डिफरेंशिएट करेंगे d थीटा के रिस्पेक्ट में। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें dy बाई डी थीटा मिल जाएगा। यहाँ इक्वेशन 1 मान लिया था, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि d थीटा और d थीटा का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें dy बाई dx केवल मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आपको ये रिक्वायर्ड आंसर जो मिलता है ये आपको मिलता है। साथ में इसने कहा था कि भाई थीटा की जो वैल्यू है वो आप पाई बाई 2 फिट कर देना। तो आप अपने हिसाब से थीटा आप पाई बाई 2 पुट कर दीजिए और यहाँ से आप रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके सॉल्यूशन में मत जाइए, आखिरी सॉल्यूशन पे आप अपने तरीके से करेंगे तो आपको हो जाएगा। मैथ की यही सबसे अच्छी बात है कि अगर एक सेट भी आप मैथ का कोई भी सेट अगर एक सेट ढंग से बना लेते हैं और आपको मालूम है कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, कहाँ पर क्या करना है, तो इस जैसे आप कई सारे सेट बना देंगे। उसी में कम ज्यादा हो सकता है, कई बार एरर हो जाता है, कई बार गलतियां हो जाती है, या कई बार कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता, लेकिन इतना है पढ़ा हुआ रहेगा तो 100 में 80 नंबर तो कहीं नहीं जाता है। 70 से ऊपर रहेगा, 75, 80, 76 इतना नंबर तो रहता ही रहता है, आपका आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी देखिए उसमें देना होता है, जैसे कई बार dy बाई dx का टर्म केवल इंक्लूड होता है, तो कई बार d2 बाई dx स्क्वायर भी टर्म उसमें इंक्लूड होता है। फिलहाल इसमें जो है मुझे dy बाई dx दिख रहा है और ये हमें सोल्व करना है। अभी आप ग्रेजुएशन में भी जब मैथ लेंगे, है ना, जब मैंने भी मैथ पढ़ा था ग्रेजुएशन में, तो उसमें भी आपको बड़े लेवल पर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है और वहां भी आपको इस तरह के सवाल, खासकर फर्स्ट ईयर में तो आपको लगेगा सेम 12th ही दे रहे हैं, तो उसी में आपको देना होगा। फिलहाल अभी तो NIS का पेपर आपको देना है, तो ये जो है डाटा यहाँ पर लिख लिया आपने। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो dy बाई dx लिखा हुआ इसके पास क्या है, x है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये वाला x ना यहाँ से हट जाए। अब देखिए ये वाला x अगर यहाँ पर हटाएंगे यानी कि सब में x से डिवाइड कर देंगे, तो अगर हर टर्म में आप x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वाला x तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे x आ जाएगा। इसके जो x स्क्वायर था ये एक x कैंसिल करके x बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सॉरी, हमारा जो फॉर्मेट बचा, हमारा ये फॉर्मेट बन गया। भाई इस फॉर्मेट में हमें एक चीज समझ में आ गई कि इसमें दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इसमें dy बाई dx मिला हुआ है, इसमें d2 बाई dx स्क्वायर नहीं है ये। तो आप बड़े सिंपली यहाँ पर dy बाई dx को आप चाहिए तो p बाई बोल दीजिए, या फिर आप चाहिए तो इसको q बोल दीजिए। p की वैल्यू यहाँ पर 2 बाई x करके जो भी यहाँ पर लिखा है। हालांकि देखिए यहाँ पर सिंपल फंडा यही यहाँ पर है कि जो dy बाई dx अगर इस चीज को इधर आप लाएंगे तो ऑब्वियसली x log x से फिर -2 बाई x बाई यहाँ पर हो जाएगा। तो उसी का ये हिसाब किताब यहाँ पर सेटिंग ये लगा रहा है, ये कोशिश कर रहा है देने के लिए, ये कुछ हिसाब किताब से सेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर प्लस होगा, ये है ना, ये मिस्टेक है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ पर ये प्लस होगा यहाँ पर। तो dy बाई dx, और देखिए p की जगह पर क्या हो जाएगा 2 बाई x हो जाएगा, और q की जगह पर ये वाला हो जाएगा x log x यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से इसको आप इंटीग्रेटर फैक्टर जो होता है उसमें आप
कर सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा है वही फिर आगे आपको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है फिर आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने हिंट दिया है, बाकी जिन्होंने पढ़ा है वो आगे इसको समझ के कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें एक और सवाल दिया हुआ था जिसमें वेरीफाई करना था y इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब यहाँ पर जो है इस तरह के सवाल होते हैं जहां हमें वेरीफाई करना होता है, ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है जिसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx है। तो यहां पर जो आपको दिया गया है वो d2 बाई dx स्क्वायर में दिया गया है। तो यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें यहां जब dy बाई dx पे काम करेंगे तो ऑलरेडी देखिए क्या बोल रहा है, टेक द गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इससे क्या होगा कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे x को, है ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x में, तो जैसे यहां निकलेगा dy बाई dx। तो अगर आप लिखते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्योंकि ऊपर में वेरीफाई करने के लिए कह रहा था, तो आपने लिख दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, LHS में भी और RHS में भी। तो LHS में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा dy बाई dx, और RHS में डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर एक दिन का भी टाइम है तो फार्मूला जरूर याद कर लेना। ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी हमारे dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर। अच्छा, ऊपर में वेरीफाई करना था y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यानी कि जो y की वैल्यू tan इनवर्स x अगर हम पुट करते हैं तो ओवरऑल इतना सोल्व करने के बाद हमारा 0 आता है कि नहीं आता है, ये आपको करना था। ठीक है, तो अब यहां पर जो है अगर आप dy बाई dx को इस तरह से करते हैं तो यहां पर नॉर्मली क्या हो जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, बाकी इसको आप भेज दो, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के हिसाब से आप dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दो। आगे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको फिर से ये चीजें मिल जाएगी और इसको पुट करने पर ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ये इवेल्युएट करना है, यानी इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है उसको बड़े शिद्दत और बहुत पेशेंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ पढ़ा जाता है। आप जल्दबाजी में जो है इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करना है, प्रैक्टिस वाली चीज होती है। फिर भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। और जिसे इसमें हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ ऊपर log x है, नीचे x/1 प्लस log x इंटू 2 प्लस log x है, dx लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो है आप ध्यान से देखिए, तो इंटीग्रेशन अगर आप निकालते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे सारा हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कई सारे पैटर्न और फॉर्मेट होता है, उन पैटर्न को अगर हम इजीली समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अब इस केस में ध्यान से देखिए, तो अब हम यहाँ u log x को मान रहे हैं, log x को u मान रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx और इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए log x का तो 1 बाई x हो जाएगा, लेकिन जो du बाई dx था ये वाला dx कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इससे du की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, हमें पता चल गई, du की वैल्यू हमने पता कर लिया है। तो du की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है, हमने पता कर लिया है, राइट। तो देखिए यहां पर जो है u हमने मान लिया। अब यहां से एक फायदा हमें मिल गया, पता है एक फायदा क्या मिल गया, अभी आपको पता चल जाएगा हमें क्या इससे बेनिफिट मिला है, क्या बेनिफिट नहीं मिला है। जैसे कि अब यहां पर देखिए u इज इक्वल टू हमने लिया log x, है ना, डिफरेंशिएट किया तो du मिल गया। अब इसका इस्तेमाल आगे होगा, कैसे आगे होगा, देखिए आगे इस तरीके से होगा कि ये जो log x था इसको हमने तो u मान लिया था, तो यहाँ पर हमने सिंपली u लिख दिया। इससे क्या होता है, इंटीग्रेशन का जो टर्म है वो छोटा हो जाता है, और इंटीग्रेशन का टर्म जब छोटा होता है तो उस कंडीशन में फिर जो है हमारे लिए इसको सोल्व करना और भी आसान हो जाता है। अब देखिए एक फायदा और सुनिएगा इसका जरा, क्या इसका फायदा है। इसका फायदा एक और यहाँ पर ये मिलेगा आपको कि जहां जहां log x है, log x जहां जहां भी है वहां वहां u रखने के लिए हमारे लिए बिल्कुल इजी है। तो कितना इजी बन गया ना हमारे लिए देखिए ऊपर u आ गया, ये u+1 हो गया, ये u+2 हो गया। और खैर एक बात और आप समझिए यहाँ पे, और आपको एक चीज बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि जैसे ये था यहाँ पर dx और ये था यहाँ ax, तो है तो dx बाई x ही यहाँ पर, है ना, या 1 बाई एक्स कीजिए, तो ये वाला टर्म के लिए सीधा हमने du कर दिया। क्योंकि स्टूडेंट जब भी आप ध्यान रखना एक बात
कि अगर आप पूरे इंटीग्रेशन को एक अल्फा किसी भी आप मान के चलो किसी भी अल्फाबेट ऐसे यू में करते हो तो लास्ट में डी यू होना बहुत ही जरूरी है। अगर सबको टी में करते हो तो लास्ट में डी टी होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर डी यू फैक्टर बहुत जरूरी था, इसलिए डी यू आएगा, क्योंकि अगर यहाँ यू है, यहाँ यू है, यहाँ यू है और यहाँ डी यू नहीं होगा तो फिर आप इसको सोल्व भी नहीं कर पाएंगे फिर तो इसीलिए जो है इसको हमने क्या किया, आराम से सोल्व कर दिया। यू और नीचे सिंपली है, तो इसको सोल्व करने के लिए अब देखिए जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन हम डिकम्पोजिशन के जरिए करेंगे तो जैसे u ये है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ a लिखेंगे और u+1, b लिखेंगे u+2, है नहीं। और इसके बाद जो है आप देखिए आराम से, आप देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार आप इस फैक्टर को उठा के देखिए और एक बार आप इस फैक्टर को उठा के देखिए। इन दोनों ही फैक्टर में एक चीज आपको ये समझ में आ जाएगी जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कि नॉर्मली u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। इसके लिए अगर आप इसको नॉर्मली आप इसको सोल्व करेंगे अगर तो a के साथ क्या आ जाएगा u+2, चूंकि आप लेंगे ना एलसीएम लेंगे u+1 और u+2 का कुछ इस तरह से लेंगे ना आप, इस तरीके से आप लेंगे इस तरह से। तो भाई जब आप इस तरीके से लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर यहाँ u+2, यहाँ पर u+1 आ जाएगा। अब आप सेट कर लीजिए u की वैल्यू यहाँ पर -2 क्यों, क्योंकि -2 रहने से क्या फायदा होगा और इसे b का 2 मिल जाएगा। फिर आप एक बार फिर सेट कीजिए u के वैल्यू -1, तो यहाँ पर जो है a -1 मिल जाएगा यहाँ पर फिर आपको। अच्छा ये चीजें कैसे मिल रही है, यहाँ से मिल रही है क्योंकि यहाँ पर u+2 लिखा था इज इक्वल टू 0 करेंगे तो u इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए u+1 लिखा हुआ है तो u+1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो u इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद आपके लिए इसको सोल्व करना आसान हो गया। अब तो 1/, ईजी हो गया ना इसको सोल्व करना। सिंपली इसको है लॉग में सोल्व कर देंगे, लॉग में आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी आपको एक मिल रहा है। अच्छा इस वाले में तो आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज वाले जहाँ भी आपको लगे। अच्छा फैक्टराइज वाले में कैसे फैक्टराइज होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है x² - 1 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है x² - 1 और नीचे लिखा है x⁴ और नेक्स्ट इसमें लिखा है, हालांकि यहाँ प्लस होना चाहिए, +x² +1 है ये, लेकिन इसने क्वेश्चंस लगता है थोड़ा सा या तो यहाँ पर मिस्टेक है फिर या तो यहाँ पर मिस्टेक है ना, दोनों में किसी एक जगह होगा, अभी पता चल जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अब ऊपर में जो है क्या किया, पहले तो x² से सब में डिवाइड कर दीजिए। तो x² से सब में डिवाइड कर देंगे, मैं आपको तरीका केवल बताता हूँ। तो देखिए ये वाला x कट जाएगा यहाँ से, इसमें से x की पावर 2 बचेगी, ex² पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर सब में आप इस तरह से करते हैं तो ये तो 1 ही बचेगा ना केवल, तो ये -1 में चला गया। ठीक है, ये माइनस, तो यहाँ माइनस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, प्लस नहीं होगा फिर। और उसके बाद जो है फिर इसको सोल्व किया गया है। सोल्व करने में फिर एक चीज आपको पता चलेगी कि यहाँ पर मिला हमें 1 + 1/x² और यहाँ मिला x - 1/x का होल स्क्वायर। यानी कि एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर ये जो डाटा है x - 1/x, इसको अगर t मान लेते हैं तो t मानने से आप डिफरेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली दोनों तरफ। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो 1 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x² हो जाएगा। फिर आपको dx dt मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर ये जो है ना, यही तो हम चाहते थे कि 1 + 1/x² dx की जगह कुछ मिल जाए, dt मिल जाए हमें। और सवाल में ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर मेंशन देखिए ये वाला और इसके साथ ये वाला, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों की जगह हम dt कर देंगे यहाँ पर। और नीचे जो हमने माना था इसको t, ये t² + 1 हो जाएगा, फिर बन गया हमारा। और क्या, फिर सिंपली सोल्व करो, tan इनवर्स में आ जाएगा। वैसे यहाँ पर जो है इवैल्यूएट यहाँ पर है, इवैल्यूएट जो है, लेकिन ये जो आपको दिया है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट नहीं है, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही दिया गया है, 0 और π/2 दोनों ही दिया गया है। तो इसमें जो है, हालांकि मैंने मैथ के बैच में बहुत ही ढंग से जो है इसको करवाया है, मैंने कैलकुलस वाले सेक्शन को करवाया था जब बैच चल रहा था, अभी फिर बैच स्टार्ट हो रहा है। तो कोई नहीं, मतलब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप लोगों को पेपर देने के बाद आते हैं और आपको लगता है कि भाई पेपर सही नहीं गया है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपको जो है इमीडिएटली क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि अगले नेक्स्ट सेशन में जो है आप इसका फिर से दे सकें। क्योंकि देखिए आप लेट करेंगे, फिर एग्जाम फिर भरेंगे, फिर तैयारी नहीं होगी, फिर नंबर कम आएंगे, तो होपलेस आप हो जाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए 0 और इस तरह से इसी इंटीग्रेशन में इसको भी दिया, tan x को तोड़ दिया, फिर इसको सोल्व किया है, और क्या करेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट हम बात करें तो इसी का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर अप्लाई करके पूरा सेट किया है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन नंबर 26 में भी है, इंटरवल्स चेक करना, f(x) दे रखा है, उसका एक बार f' निकाला है। इसमें रोल्स थ्योरम हो गया और भी कई सारे थ्योरम्स, इसको पढ़ के जाना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ना होता है।
तो उसी के ऊपर है। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सब पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि किस कंडीशन में, देखिए एक तो होता है ग्रेटर देन जीरो, एक होता है लेस देन जीरो, जो आप उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसी से डिसाइड होता है ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ मोनोटोनस ऐसा चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे f'(x) यहाँ ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग हो गया, ये लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग हो गया, इसी पे चलता है। अच्छा, इंटरवल में भी ये जो आपको दिखता है ये ओपन इंटरवल होता है ना। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि यदि आप इस तरीके से लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान के लिए 1 और 2, तो हम 1 को भी नहीं गिनती करेंगे, 2 को भी नहीं करेंगे, हाँ 1.1 से ले लीजिए और 1.99 तक आप ले लीजिए, इसके बीच की वैल्यूज को हम उठा के देंगे। और इस तरीके से यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें रेशियो पता करना है लाइन सेगमेंट का। तो लाइन सेगमेंट में 3D का है, 3D में आपका XYZ, यहाँ भी XYZ है। तो नॉर्मली एक इसका सेटअप होता है, सेटअप से आप नॉर्मली इसको यूज कीजिए। जैसे यहाँ पर आर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक्स, यहाँ लिखा है ये XZ प्लेन की बात कर रहा है ये, तो प्लेन वाला में जिन्होंने पढ़ा है वो आराम से इसको आप कर सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो फिर इतनी जल्दी तो खैर मैं नहीं बता पाऊंगा ना, आप समझ पाएंगे। हाँ 28 वाला आपका ये है कि इसमें जो है वेक्टर का है, जिसमें वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, और A और B दिया है। ऐसा कई बार होता है कि आपको जो है वेक्टर्स दिए होते हैं उसमें आपस में करना होता है, तो ये तो खैर इजीली आप बना देंगे, एक जैसे टर्म खाली जोड़ देना, करना क्या है इसमें। जैसे यहाँ आई कैप है, यहाँ आई कैप 2i कैप हो गया, जे कैप है यहाँ 2j कैप 3j की, तो आसान है यहाँ पर। और इसका निकाल के और उसके बाद अगर क्रॉस बोलेगा, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, नॉर्मल आप मैथ में भी है। तो इसमें जो है आप जब निकालेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जिसमें आप एक जगह पूरा IJK कर देंगे और बाकी जो भी डाटा निकला है एक इसका यहाँ पर का और एक इसका यहाँ पर का, ठीक है, A और B का आप कर देंगे यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दिया तो होगा A का IJK और इसका 2 3 4 यहाँ आ गया ना, A प्लस B का आ गया और A माइनस B का यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसको पुट करके फिर आंसर ले आएंगे और क्या। खैर सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी में भी आपका है फॉलोइंग सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, मैट्रिक्स मेथड सोल्व करना है। तो मैट्रिक्स यहाँ पर जो है नॉर्मल जिसका एडजेसेंट वगैरह जिन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा है उनको अच्छे समझ में आएगा, और उनके लिए हलवा है, कोई हार्ड नहीं है। और जब मैंने कहा ना जिनका पढ़ा हुआ उनके लिए बिल्कुल फिट है, फिर नया बिल्कुल सोचेंगे तो फिर दिक्कत। जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वही कर सकता है जिसने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया, सब कोई नहीं कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 रो में या 3 कॉलम की बात दे गई है, 3 रो 3 कॉलम में जो है अच्छे का पसीना छूट जाता है। इसके अलावा शो करना एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पर है, हाइपोटेनियस मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो इसमें वन ऑफ द साइड इसमें बना दिया है। एंड देन आफ्टर जो है फिर इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला लगाया, फिर इसका नॉर्मल साइज का निकाला है, मैक्सिमम मिनिमा की बात करता है। तो मतलब मैं इसमें यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा का जो केस होता है ना, वो मैक्सिमा मिनिमा केस में जैसे एक जब हम लोग सेटअप में जाते हैं, मैं कह रहा हूँ आराम से इसको, इसलिए मैंने पार्ट 2 बनाया था, तो मैंने कहा था कि भाई पार्ट 3 की ना आप आराम से करना, लेकिन फिर भी मैं केवल गाइड कर सकता हूँ आपको चीज़ों को। जैसे यहाँ पर लिखा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, अब इतने बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया था लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, जिन लोगों ने रिवीजन वगैरह किया होगा मेरे बैच में उनके लिए बहुत बढ़िया होगा, या आप भी पढ़े होंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता, डिफ्रेंशिएट करना होता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 2x³ माइनस 3x² प्लस माइनस 12x प्लस 8, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 कर दीजिए। 0 करने के बाद यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज निकलेगी। अब उस x की वैल्यूज से हम डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि कितना से कितना जाएगा, है ना, -1 से 2 में कितना जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो हम मिल जाता है हमें कि माइनस पुट करने पर 15 आ रहा है और बाकी 2 पुट करने पर -12 आ रहा है, तो हमें वहाँ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यू पता चल जाती है। इसमें लिखा है यूजी इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड विद द इलिप्स। अब इलिप्स का स्ट्रेट लाइन का है, तो अब इसमें तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग है, लेकिन हाँ वही है कि भाई इसको कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं का है, तुरंत में मैं तो कुछ नहीं बता सकता। बाकी ये इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, ये प्लेन का ये सवाल हो गया यहाँ पर, इस तरह से सॉल्विंग है इसका। और डीलर है 15,000 ओनली फॉर पर्पस ऑफ राइस वीट राइस कॉस्ट इतना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बनता है लास्ट सवाल जो यहाँ पर दिया है वो इस वे में बनता है कि भाई जैसे कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, लेट बी सपोज कि आपके सामने एक मतलब जेड का मैक्सिमाइज ये 100x प्लस 80y, जैसे आप 10th में पढ़ते थे वही मानेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या इज इक्वल टू की जगह इस तरीके से रहता है, इसको लेस देन इक्वल टू बोलते हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं, बस यही इसमें करना होता है यहाँ पर, जिसमें ये x ग्रेटर इक्वल 0 आ गया और y भी ग्रेटर इक्वल 0 आ गया। ये सबसे लास्ट का था यहाँ पे।
तो ओवरऑल मैथ में हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। देखिए इतने कम टाइम में आप ये उम्मीद तो खैर नहीं करें कि आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगा कि अगर आपको नहीं भी कुछ आता है 3 घंटे झेल कर आइए। ज़िंदगी का वो 3 घंटा आपको हमेशा याद रहेगा कि मैथ के पेपर में गए थे, आए या ना आए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए, और अगर आपका डर है तो आपको आते हुए भी आप सही नहीं कर पाएंगे, ये भी आप ध्यान रखना। तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी किया है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया है, डर रहे हैं, उनको डबल शुभकामनाएं। और जो बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो उनको हमारी तरफ से उससे भी ज़्यादा शुभकामनाएं कि आप 3 घंटे झेलिए और जाइए, सवाल ही एटलीस्ट कम से कम अटेम्प्ट करके आइए। और यही सोच के आना है कि अगला पेपर जब हम देंगे ना 3 घंटे वाला, तो उसमें ये हालत नहीं होनी चाहिए। खैर मैं उम्मीद तो यही करूंगा और प्रार्थना करता हूं कि आप इसमें पास कर जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप जो है एक सिरदर्दी फिर से लेके आएँ और फिर से आपको मैथ वैथ पढ़ना पड़े। तो पहली कोशिश तो यही रहेगी कि आप पास कर जाएं और अच्छे नंबर से पास कीजिए। कई बार किस्मत भी साथ दे देता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉड का शिकार मत होना, ठीक है। अपने मेहनत से पास करना, और कोई भी फ्रॉड ऐसा पैसे वैसे को लेकर मत करना, क्योंकि ये NIS है, ये आपका लास्ट पेपर नहीं, अगला पेपर भी आपका होगा जिसमें आप दे सकते हैं। स्टूडेंट्स कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी फरवरी मार्च जो ऑन डिमांड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसका एक क्वेश्चन पेपर हम हैंडल करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि कई बच्चे कहेंगे कि सर हम पब्लिक एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हम इस क्वेश्चन पेपर को क्यों सॉल्व करें, है ना। ऑन डिमांड वाले के लिए तो बहुत गुड न्यूज़ है क्योंकि उनको क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये इससे उनको आइडिया लग पाएगा। बट ऑन डिमांड एग्जाम के अलावा जो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले हैं वो भी इसको सॉल्व करेंगे। है तो आप ही के सिलेबस का ना। हाँ मैं पढ़ाते पढ़ाते ये बता दूंगा कि ये कौन सा TMA है, कौन सा P है, इतना मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो आपका क्या है कि उसी हिसाब से आप कर लेना, आप TMA वाले छोड़ देना, PE वाले कर लेना अगर पब्लिक एग्जाम में दे रहे हो तो। और एक बात और आपका क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मेरा होता है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। हमने जो है आपके लिए कोर्सेस भी डिजाइन कर रखे हैं कि अगर आपके पास 10 दिन का भी समय है तो आप हमारा एक कोर्स है रिकॉर्डेड प्रीमियम, उसको परचेज कर सकते हो। ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का फ्री चैनल दिया है ताकि वहाँ से आप अपडेट बनाए रखें। सबसे पहला सवाल की हम यहाँ पर बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे, सो इसमें ये दिख रहा है कि एक क्वेश्चन दिया है इस तरीके का आपका, जिसमें आपका लिखा है साइन 23 डिग्री माइनस साइन 22 डिग्री। और यहाँ पर देखिए अलग अलग है ना, डिटर्मिनेंट की तरह ये कॉस 23 डिग्री, कॉस 22 डिग्री। सो ये किसके इक्वल होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, राइट। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस होता है जनरली ये बुक 2 से है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इसको PE में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है कि कन्वर्स ऑफ द, है ना, कन्वर्स ऑफ द स्टाम्प एंड स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को कन्वर्स कीजिए। इफ़ यू लिव इन कानपुर, यदि आप कानपुर में रहते हैं, ठीक है। इफ़ यू लिव इन कानपुर, यदि आप कानपुर में रहते हैं, देन यू हैव विंटर क्लोथ्स, आपके पास विंटर क्लोथ है। और ये आपके ऑप्शन है, यानी यदि आप कानपुर में रहते हैं तो आपके पास ठंड के कपड़े हैं। इसका विलोम कथन क्या होगा, जैसे हिंदी में बोल देता हूँ मैं कि यदि आप कानपुर में नहीं रहते हैं तो आपके पास ठंड के कपड़े नहीं हैं, है ना। यदि आप कानपुर में नहीं रहते हैं तो आपके पास ठंड के कपड़े। ये भी PE का चैप्टर है, ये TMA का नहीं है, ये बुक 2 का ही चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर में जाता है उसका है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सो इस तरीके का है यहाँ पे कि आपको क्या लगता है इसमें जो साइड्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो जनरली क्या होता है कि 2 साइड्स हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट
ये भी बुक 2 का ही है, जिसमें कि लास्ट का चैप्टर है इसमें। तो ये भी पी का चैप्टर है, जिसमें सिंपल फंडा होता है कि ट्रायंगल किसी भी दो साइड को जो हम ऐड करते हैं तो तीसरे थर्ड साइड से वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, ये हिसाब किताब चलता है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, तो आप इसको मतलब देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा द वैल्यू ऑफ साइन कॉसेक इनवर्स 2/√3 इज। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी बुक 2 का ही है, यानी पी का ही चैप्टर है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ए बी इज। ये बुक 1 का है, यानी कि ये टीएमए का है, और इस टीएमए वाले क्वेश्चंस को केवल ऑन डिमांड वाले करेंगे। तो आगे से मैं इतना नहीं बोलूँगा, खाली टीएमए पी बता दूंगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साफ साफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन से, नो डाउट इंटीग्रेशन कैलकुलस में आता है, और ये आपका पी चैप्टर से। तो इसमें इंटीग्रेशन में कुछ पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। इंटीग्रेशन में कुछ पार्ट यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें ये साफ साफ मेंशन है इन चीज़ों का। ये देखिए कि भैया इस तरीके का एक सवाल है, जिस सवाल में ये दिया गया है कि इंटीग्रेट करके दिया गया है कि इंटीग्रेशन है 1/9 - x² dx इज इक्वल टू 1/p लॉग मोड में 3 + 6 और 3 - 6 + c। सो बेसिकली यहाँ पर जो पूछता है, इसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इसको लेकर आते हैं। तो इसमें c की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू ऑफ c नहीं, वैल्यू ऑफ p। c तो कांस्टेंट होता है, p की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो p में आ गया ये। नेक्स्ट इंटीग्रेशन का ही है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, चैप्टर 32 में ये पढ़ना होता है। और इसमें मिक्स होता है बेसिकली सारी चीज़ें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन, सब मिक्स होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पी का है, जिसको आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंटीग्रेशन है, तो फंक्शंस भी अटैच कर दिया, नो डाउट इंटीग्रेशन ही है ये। सो चैप्टर 31 है शायद ये। तो इसमें जो है आपका पी का ही चैप्टर है, इसको भी आप सोल्व करना कि इंटीग्रेशन है 1/sin² x dx इज इक्वल टू -fx + c, देन fx क्या होगा, इस तरह से। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं यहाँ पे। इफ y इज इक्वल टू cos x देन dy/dx एट x इज इक्वल टू π/2 क्या होगा। ठीक है ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका डिफ्रेंसिएशन में है। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये भी आपका पी चैप्टर है। ठीक, इस तरह से सॉल्व करना, लास्ट में वैल्यू x का पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, cos x का डिफ्रेंसिएशन निकालिए, π/2 की वैल्यू रखिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये ट्रिकी सवाल है, 20-30 सेकंड में आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिख रहा है, इस सवाल में साफ साफ इंटीग्रेशन पहले से है, और ये जो इंटीग्रेशन है नो डाउट आप देख रहे हैं cosec² 7 + 3x ये जो लिखा हुआ है ना, प्लस 3x, और dx इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो ये जो आप ऑप्शन से आंसर, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये भी पी का ही है। तो मोस्टली 80% पी चैप्टर्स पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ऑन डिमांड एग्जाम में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप पी चैप्टर्स पहले पढ़ के जाएं। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना होगा, इसलिए हमने कोर्स भी डिजाइन किया है कि आप उसको घर पे अच्छे से पढ़िए। मिनिमम 10 दिन का समय होना चाहिए स्टडी करने के लिए, और एक दिन में जितना मेहनत कर सकते हो करो, और जिसके पास 10 दिन से ज़्यादा समय है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू sec√t फाइंड dy/dx क्या होगा। सो बेसिकली ये भी डिफ्रेंसिएशन का है, तो इसको भी पी चैप्टर्स में ही हम रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी तक सारा पी मिल रहा है, टीएमए का बस 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है a, ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा है -5, ये लिखा है b। ये बेसिकली मैट्रिक्स का सवाल होता है, जिसमें ये लिखा है 4, 3, -5 और 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसको सेट करके हमें आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी पी का ही चैप्टर है ये। राइट, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा बड़ा है। लिखा है कि द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट फंक्शन a to b state whether the inverse of function f exist or not, if yes write f, है ना, and in roster form, if no गिवन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब नीचे एक फंक्शन दिया गया है, तो क्या इसका एफ इनवर्स, एफ नहीं एफ इनवर्स रोस्टर रूप में अगर पॉसिबल है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए इसका। तो वैसे तो ये टीएमए का है
है ना। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि पी चैप्टर्स में भी इससे रिलेटेड रिलेशन फंक्शन है, तो ये सोल्व कर लिया जाए, सभी लोग करेंगे, तो इसको आप पी ही मान के चलो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बाई इज इक्वल टू ई की पावर कितना है, tan एक्स स्क्वायर है या cos एक्स स्क्वायर है, छोटा करके देखने दो, मुझे तो लग रहा है tan एक्स स्क्वायर है। बड़ा कंफ्यूजन है, ब्लर है ना, क्योंकि हमारे पास सवाल आते हैं तो उसमें ये आता है। अब देखो इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि tan है या cos है, मुझे तो cos दिख रहा है, ठीक है cos है। तो ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है बाई इज इक्वल टू ई कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका बताना है कि डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, ये हमें बताना है, राइट। आगे बात करते हैं यहाँ पे, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। प्लेन में क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। प्लेन पी चैप्टर्स का है ये, मोस्ट चैप्टर पी का ही आएगा, देख लो, ढंग से पढ़ लोगे पी तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। इनके बीच के क्या बताना है, एंगल हमें बताना है। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स, पी यू आर वेट व्हेन इट रेन्स, यू आर वेट व्हेन यू आर इन रिवर कंबाइन, ये भी आपका पी चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर है इसका। तो 16 क्वेश्चन मुझे लगता है 2 क्वेश्चन जो है टीएमए के मिला, मोस्टली क्वेश्चन हमें जो है पी का मिल रहा है यहाँ पे। सेक्शन सी में यहाँ पर आते हैं, इन क्वेश्चंस में जो 4 मार्क्स का आया है, ये कितने हैं, ये 2 मार्क्स थे, अब 4 मार्क्स में आते हैं यहाँ पे। तो 4 मार्क्स में एक ऑप्शनल भी था यहाँ पर शायद इसका, अच्छा 16, अच्छा 17 है ये, ठीक है 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से है, स्टार्ट है, और 17 पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। ये कह रहा है इफ ए 5 माइनस 1 इन, अच्छा 3D है ये, फाइंड द साइड, ये भी पी चैप्टर से है, ठीक है पी चैप्टर से ये। और इफ़ टू ए मैट्रिसेज का सवाल है ये, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी पी चैप्टर्स में आता है, ठीक है चैप्टर 20 में आता है ये। फिर उसके बाद ये इंटीग्रेशन का दिया है इस तरीके का, लोअर लिमिट -π/2 और अपर लिमिट π/2, और ये दिया है sin 5x dx, ये भी पी का ही चैप्टर है भाई, ठीक। इसके अलावा इफ x इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू b थीटा माइनस sin dy बाई डिफरेंशिएशन, ये भी p का ही चैप्टर है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 100 डेफिनेटली, 2x 1 प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये भी p का ही चैप्टर है, ठीक है। प्रूव डैट, अब ये प्रूव करना है, तो 2 tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 23/1, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये भी p का ही चैप्टर है। इसके लिए लिख लिए कि स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू डिफाइन ए डिफाइन वेदर इज ए एसोसिएटिव इज नॉट, ये टीएमए का है, शायद बुक 1 से आता है, सेट वाले चैप्टर से है ये टीएमए का है, ठीक है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेज ए इतना, बी इतना, सी इतना, त्रिभुज, तो ये भी आपका इसका चैप्टर है, पी का चैप्टर है, 3D का चैप्टर में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट एस ऑफ ऑल रियल, डिफाइन आर इतना इतना इज रिफ्लेक्टिव और सिमेट्रिक, टीएमए है, सेट वाले चैप्टर से है। यूजिंग प्रोडक्ट रूल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, ये पी का चैप्टर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर बाई 280 फाइंड डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन पी का चैप्टर है। बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या लिखा है, बाई इज इक्वल टू एक्स फिर एक्स की पावर एक्स, तो इसका निकालिए, ये भी आपका पी का ही चैप्टर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये सेक्शन डी पे आ गया जो कि 6 मार्क्स का है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, इसमें लिखा है कि अ मैन हैज 1440 टू परचेज 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स पी एंड क्यू, ठीक है। सो मार्केट प्राइस 1 ऑफ शेयर ऑफ टाइप पी 180 है और क्यू का 120 है।
So he wishes to purchase a maximum 10 shares only. If one share P gives yield 11 rupees and type Q yields 8 rupees, then how many shares of each type must be purchased to get the maximum profit? तो ये भी आपका लास्ट चैप्टर आता है क्वेश्चंस। पी का ही है ये, है ना, इसको टीएम में नहीं कहेंगे, ये भी पी का ही है, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस पी का ही आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में a rectangular metal sheet of 45 centimeter by 24 centimeter is to be made a box without top by cutting off squares from each corner and folding up flaps. What should be the side of the square to be cut off so that volume of box is maximum? तो इसमें मुझे लगता है कि कांटे के वर्ग भुजा ज्ञात बॉक्स से आयतन अधिकतम हो। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? 24 made into box without top of cutting a square, folding on flap. What should be the side of a square to be cut off the box of maximum? ये भी मुझे लग रहा है लास्ट वाले का ही होना चाहिए, या एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि दो इस तरह क्वेश्चंस एक तो पी में भी है और टीएमए में भी है, तो मुझे लगता है इसको आप चेक कर लीजिएगा, सॉल्व करने के दौरान आपको आइडिया लग जाएगा। Square metal sheet 48 centimeter has 4 equal squares removed from the corner and the sides turned open was determined side of square so that volume was maximum। ये भी आप एक इसी पैटर्न पर है, आपको चेक कर लेना होगा इसमें, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पी में भी हैं और टीएमए का, शायद टीएमए में पढ़ाता नहीं हूँ ना, तो आई होप टीएमए में होगा क्या। खैर एनीवे 32 पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट पिरामिड। ये तो पी का चैप्टर है, ये आपका प्लेन का है ये। एंड सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी आपका पी में आ गया, यहाँ पे मैट्रिक्स से निकाल लेंगे, ये तो खत्म। तो आपने देखा कि इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस पी के ही थे, बहुत ही कम क्वेश्चंस टीएमए में हमें देखने को मिले हैं। तो मैं बस इतना कहूँगा कि देखिए, अगर आपके पास, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि 10 डेज का भी समय है, 10 दिन भी अगर आपके पास है तो 10 दिनों में भी अच्छी तैयारी की जा सकती है, ठीक है ना। और ऐप को डाउनलोड करेंगे, सिंपल होगा। अब इसमें क्या करना है, फॉर्मूला प्रैक्टिस अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला अच्छा होगा तो आप वेल एंड गुड बहुत अच्छा कर लेंगे। अगर फार्मूला बढ़िया नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। रोजाना फार्मूला की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होता है सॉल्व करना। इसके लिए हमने VBI सेट भी दे रखा है अपने ऐप में, उससे भी आप कर सकते हैं अगर सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है तो जैसे भी कीजिए, मतलब इस लायक बनिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, सीधी सी बात है, और अच्छा नंबर लाना है। तो हमारी शुभकामनाएं, वेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ है। बस हम चाहेंगे कि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स और परसेंटेज लाएं, और इसी के साथ यहीं पर हम इसको बाइंड अप करेंगे। मिलेंगे एक नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।